हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग हमारे पास क्या होता है, ये जो कनेक्टेड हमारे पास डेटिव बॉन्डिंग से ही। बैक बॉन्डिंग भी हमारे पास क्या होगा, अनइक्वल शेयरिंग से होगा। मगर बैक बॉन्डिंग जो होता है वो हमारे पास डेटिव बॉन्डिंग से या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले से पाई बॉन्ड जनरली हमारे पास, जब कोऑर्डिनेट की बात करते हैं जनरली, तो हमारे पास जो लास्ट वाले मॉलिक्यूल देखो जिसमें हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया, तो जिसका इसमें भी हम अगर पास कोऑर्डिनेट अगर बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट एक सिंगल बॉन्ड अभी तक बना रहे थे। अब क्या होगा, बैक बॉन्डिंग ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगा या ऐसे डेटिव बॉन्डिंग होगा, पहले से सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ये दूसरा हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होगा। अच्छा, अब यहां से दूसरा समझना कि अगर पहले से सिग्मा बॉन्ड बन चुका है तो दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो जो हमारे पास बैक बॉन्डिंग होता है वो एक पाई बॉन्ड है। अब यहां से बैक बॉन्डिंग किसमें हमारे पास फॉर्म होगा उसकी बात करेंगे। पहला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो जनरली हम लोग बात कर रहे थे कि एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। बैक बॉन्डिंग के लिए भी वही सेम कंडीशन होता है, बस इसमें क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स पहले से वो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्म कर चुका है और फर्दर वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। और बैक बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं, जनरली हम मानते हैं कि सेंट्रल एटम से सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और सराउंडिंग मोर, तो सेंट्रल एटम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो यहां पे सेंट्रल एटम टू लिगेंड्स फॉर्म होता है बॉन्ड। अभी सराउंडिंग एटम्स, अगर सराउंडिंग एटम ही सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन दे तो इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। कि बॉन्डिंग जो मानते हैं वो सेंट्रल एटम से लिगेंड्स की तरफ बॉन्ड फॉर्म होता है, सॉरी सराउंडिंग एटम की साइड, मेटल से सराउंडिंग एटम। अगर सराउंडिंग एटम ही बॉन्ड फॉर्म करना या इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू कर दे हमारे पास सेंट्रल एटम को, तो बैक बॉन्डिंग। क्योंकि सेंट्रल एटम्स को क्यों मानते हैं, सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, तो सराउंडिंग जो एटम्स होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर करते हैं। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को देने लगे तो इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। अब इसी चीज को समझेंगे कि बैक बॉन्डिंग होता क्या है और इसकी का एप्लीकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बैक बॉन्डिंग क्या हुआ, ये बैक बॉन्डिंग जो होगा वो साइडवाइज ओवरलैपिंग बिटवीन अ फुलफिल ऑर्बिटल्स एंड वैकेंट ऑर्बिटल्स। जब यही हो, जब फॉर्म हो तो उसी को बोलेंगे बैक बॉन्डिंग। फुलफिल ऑर्बिटल सराउंडिंग एटम का होगा और सेंट्रल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल्स। जब ये बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। और इस बैक बॉन्डिंग में पहले से एक सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो इससे पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो बैक बॉन्डिंग क्या है, अ बॉन्ड फॉर्म्ड between vacant orbital of central atom and fulfilled orbital of surrounding atom. A bond formed between vacant orbital of central atom and fulfilled orbital of surrounding atom is known as back bonding. दूसरा हमारे पास बैक बॉन्डिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई, क्योंकि पहले से ये जो हमारे पास सराउंडिंग एटम्स जो होता है और सेंट्रल एटम वो पहले से एक सिग्मा बॉन्ड्स बना कर रहेगा, तो जब बैक बॉन्डिंग होगा तो पाई बॉन्ड्स फॉर्म होता है। और ये पाई बॉन्ड्स यूजुअली जो बॉन्ड्स होते हैं पाई बॉन्ड्स उससे और वीकर होता है, तो ये वीक पाई बॉन्ड्स फ्रॉम बैक बॉन्डिंग a weak pi bond is formed. हमारे पास बैक बॉन्डिंग से एक वीक पाई बॉन्ड्स फॉर्म होगा। अब दूसरा यहाँ से कंडीशन, जो कंडीशन होगा वो बैक बॉन्डिंग का कैसे होगा, वो कंडीशन के बात करेंगे। कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग, condition for back
बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग का हमारे पास कंडीशन। तो सबसे पहला जो कंडीशन होगा वो समझना। पहला यहाँ से दो तो एक ऐसी बता सकते हैं, सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, सराउंडिंग के पास हमारे पास फुलफिल ऑर्बिटल्स, मतलब वो फुलफिल ऑर्बिटल जो होगा वो लोन पेयर होगा। तो सराउंडिंग एटम्स के पास लोन पेयर होना चाहिए, सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो पहला और पहले से उनके बीच एक बॉन्ड एग्जिस्ट करना चाहिए, तो पहले से सिग्मा बॉन्ड्स बना रहना चाहिए। तो पहला बोथ एटम्स शुड बी ऑलरेडी बॉन्डेड। दूसरा सेंट्रल एटम मस्ट हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल एंड सराउंडिंग एटम मस्ट हैव अ फुलफिल ऑर्बिटल। और तीसरा जो कंडीशन आता है कि दोनों में से एटलीस्ट एक कोई सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स हो और दूसरा या सेकेंड पीरियड का हो या थर्ड पीरियड का हो, तभी बॉन्ड फॉर्म होगा। समझना कंडीशन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला कंडीशन का क्या बात किया, सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग atom must be bonded before, must be bonded directly बिफोर, या बिफोर तो कहीं जब मॉलिक्यूल्स है तो बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा, तो मस्ट बी बॉन्डेड डायरेक्टली बाय, डायरेक्ट लिख सकते हैं एक चीज सिग्मा बॉन्ड्स, बाय डायरेक्टली बॉन्डेड डायरेक्टली बाय सिग्मा बॉन्ड्स। तो पहले से सिग्मा बॉन्ड्स एग्जिस्ट होना चाहिए। दूसरा बात हमारे पास क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। अगर सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा। दूसरा हमारे पास तीसरा जो कंडीशन आएगा, सराउंडिंग एटम मस्ट हैव लोन पेयर, या इसी चीज को बोल देते हैं फुलफिल्ड ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल भरा होना चाहिए, और ऑर्बिटल भरा होना चाहिए तो वो नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स होना चाहिए। बॉन्डेड होगा तो कोई मतलब थोड़ी है, तो बॉन्ड तोड़ के थोड़ी नहीं देना है, बॉन्ड पहले से ऑर्बिटल भरा होगा तो मतलब लोन पेयर होगा वो। और तीसरी बात कि एटलीस्ट वन ऑफ देम हैव अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, और अदर एटम मे हैव सेकेंड पीरियड। या देखो एटलीस्ट वन ऑफ देम कहने का मतलब है कि दोनों में से दोनों भी हो सकता है सेकेंड पीरियड का, एक तो कम से कम होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास मैक्स टू मैक्स थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स होना चाहिए। तो पहला जो एटम्स होगा वो सेकेंड पीरियड का, एटलीस्ट वन ऑफ द एटम्स इज मस्ट बी सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, अदर मे बी सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड्स के ऑनवर्ड जो बॉन्ड्स फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है, बैक बॉन्डिंग उसमें भी होगा, मगर उसमें क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड्स का जो टेंडेंसी होगा, या पाई बॉन्ड जो पहले से वीक बन रहा है, अगर हमारे पास सेकेंड और ग्रुप बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड और ज्यादा वीकर हो जाएगा, इजिली ब्रेकेबल होगा। तो जो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होता है वो सेकेंड पीरियड के बीच होगा, या सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच होगा। तो पहला हमारे पास, दूसरा के एटलीस्ट सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग atom must be second period atom, and that means हमारे पास एटलीस्ट हमारे पास सेकेंड पीरियड, मतलब दोनों के दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हो, या फिर हमारे पास एक सेकेंड पीरियड का और एक सेकेंड पीरियड, या फिर सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच ही बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। दैट इज सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम जो होगा वो हमारे पास एक केस क्या आ गया, सेकेंड पीरियड और सेकेंड पीरियड का। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड, या इसका उल्टा भी हमारे पास कि ये थर्ड पीरियड आ जाए
और हमारे पास ये सेकेंड पीरियड का हो। तो यही 3 कंडीशन है। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम कम से कम सेकेंड पीरियड का, और दूसरा होना चाहिए सेकेंड पीरियड से हमारे पास थर्ड पीरियड तक जा सकता है, मगर थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड का पॉसिबल नहीं होगा। रीज़न वही है कि अगर थर्ड पीरियड कर दोगे तो जो हमारे पास बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होता है ना वो बड़ा वीक हो जाता है। अगर बड़ा वीक हो जाएगा तो हमारे पास वो बने या ना बने कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहले से जो होगा वो बैक बॉन्डिंग। अच्छा, यहाँ से 2 चीज़ें और बातें कि ये जो बैक बॉन्डिंग हो रहा था, तो बैक बॉन्डिंग उसी के केस में जनरली होता है जिसमें हमारे पास ज़्यादा अच्छा से ऑब्जर्व होगा, जिसके पास हमारे पास वाइकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, सॉरी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो कंप्लीट करने के लिए बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो बस ये जो जनरली हमारे पास ये जो बैक बॉन्डिंग का कंडीशन जो हमारे पास जनरली ऑब्जर्व होता है, ये यहां पे लिख देते हैं। बैक बॉन्डिंग जनरली ऑब्जर्व in case of incomplete octet molecules of second या फिर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड या थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ये याद रखना। रीजन ऐसा क्यों होता है कि अगर मॉलिक्यूल्स के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो चाहेगा किसी तरह से उसका कंप्लीट हो। तो इसी चीज को समझना कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स लिए हैं, हमारे पास है BF3, हमारे पास है BF3। अगर BF3 का अगर हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनाना चाहेंगे तो थोड़ा सा देखना, हमारे पास अब यहाँ देखना, यहाँ पे हमारे पास बोरॉन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन होगा। अब जब हमारे पास बोरॉन की बात करेंगे तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स है। अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे इसके पास? 4 ऑर्बिटल, 2s और 2p। तो 2s में एक ऑर्बिटल होगा, 2p में हमारे पास 3, तो टोटल 4। तो बॉन्ड बना लिया है 3, तो एक तो खाली होगा, एक खाली होगा। तो एक ऑर्बिटल जो हम यहां से बनाना चाह रहे हैं कुछ ऐसा होगा, वैकेंट ऑर्बिटल p एक ऑर्बिटल होगा डबल शेप का। दूसरा हमारे पास इसके पास 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर में इसके पास भी तो हमारे पास तीन ऐसे ऑर्बिटल्स जो होंगे जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होंगे तो मान के ये हमारे पास जो ऑर्बिटल है f का, f के पास यहाँ पे और 2 हमारे पास ऐसे और होंगे। तो ये हमारे पास एक जो है ये हम बोल रहे हैं कि ये कैसा है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। और ये कैसा हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है। एक हमारे पास फुलफिल ऑर्बिटल, एक हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल। ये एफ ब्लॉक कितने, कौन सा एफ जो फ्लोरीन है, और हमारे पास बोरोन है। फ्लोरीन की अगर बात करें और बोरोन की बात करें तो बोरोन भी हमारे पास सेकेंड पीरियड, ये भी हमारे पास सेकेंड पीरियड। अब देखो गौर से देखो तो पहला बोरोन का जो हमारे पास है ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हमारे पास इस केस में अगर मॉलिक्यूल्स है तो क्या ये बैक बॉन्डिंग का कंडीशन तो हो गया? इसका इनकम्प्लीट है तो बैक बॉन्डिंग जनरली जो ऑब्जर्व होता है, इसीलिए ऑब्जर्व होता है। पहला तो बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व ही क्यों हुआ? क्योंकि वैकेंट हमारे पास, सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो चाहेगा कंप्लीट होना। तो इसके पास बगल में पास इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास खाली, तो भाई ये डोनेट कर देगा। अगर ये डोनेट कर देगा तो साइडवाइज ओवरलैपिंग से क्या बॉन्ड्स बनता है हमारे पास? पाई बॉन्ड। तो यही तो पाई बॉन्ड्स है। ये पहले से बॉन्डेड है तो सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, पाई बॉन्ड बना दिया। अगर पाई बॉन्ड्स बना दिया तो यही तो था बैक बॉन्डिंग। अगर हमारे पास बोरोन के जगह पे हमारे पास BF3 था, BCl3 कर दो तो क्लोरीन आ जाएगा।
तो क्लोरीन आ जाएगा, तो क्लोरीन के केस में भी हमारे पास बैक बॉन्डिंग होगा। ये बोरोन सेकंड पीरियड, क्लोरीन थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। तो कुछ मॉलिक्यूल्स आपको बता रहा हूं कि किस केस में हमारे पास बैक बॉन्डिंग, आपको बताना है कि बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो कुछ क्वेश्चंस, पहला जो हमारे पास है बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व इन, हमारे पास ऑब्जर्व किस में होगा? तो सबसे पहला हमारे पास है NF3, दूसरा है AlCl3, तीसरा है हमारे पास PF3, चौथा है हमारे पास CCl3 माइनस, पांचवा जो होगा वो हमारे पास CCl2 दिया हुआ है, और पांचवा छठा, अच्छा काउंटिंग अलग, पांचवा हमारे पास नेक्स्ट छठा जो दिया हुआ है OCl2 दे दिया हुआ है। चलिए ये हमारे पास आपको बताना है कि हमारे पास किस किस केस में बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा और किस किस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला बात करते हैं, यहाँ से देखो हमारे पास कंडीशन क्या है कि पहले तो सेकेंड सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और हमारे पास सराउंडिंग एटम के पास फुलफिल ऑर्बिटल मतलब लोन पेयर होना चाहिए, और हमारे पास ये दोनों सेकेंड पीरियड होने चाहिए, या तो फिर हमारे पास सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड होना चाहिए। अब देखो यहां से नाइट्रोजन सेकेंड, फ्लोरीन सेकेंड, एक कंडीशन हो गया। दूसरा देखो ना, यहां पे लोन पेयर है, क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा? इसके पास भी लोन पेयर होगा। और देखो यहां से 3 बॉन्ड बना लिया तो टोटल 4 ऑर्बिटल, चारों के चारों ऑर्बिटल्स भरे हुए। तो यहां पे नाइट्रोजन डोंट हैव, नाइट्रोजन डोंट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, अगर वाइटल नहीं है तो इसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। AlCl3 की बात करो, क्यों नहीं होगा? बहुत अच्छे, ये एल्युमिनियम हमारे पास थर्ड पीरियड का है, एल्युमिनियम थर्ड पीरियड का, क्लोरीन हमारे पास थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड में जो ओवर बैक बॉन्डिंग होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, और बहुत ज़्यादा वीक होगा तो उसको मानते ही नहीं है, तो इस केस में भी बैक बॉन्डिंग नहीं ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट हमारे पास है PF3, PF3 के केस में होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता है? कौन सा कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है जो तुम्हें लग रहा है कि PF3 मॉलिक्यूल्स है, इसमें हमारे पास कंडीशन, एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा, वो कौन सा कंडीशन तुमको लगता है? हमारे पास क्या होना चाहिए? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो इसके पास जब फास्फोरस का लिखोगे तो यहां पे जो हमारे पास आएगा वो 3p3 आएगा, तो 3d तो खाली है, 3d खाली है। इसके पास पी के ये लोन पेयर, ये थर्ड पीरियड का और ये सेकंड पीरियड का, तो हमारे पास तो इसमें हो जाएगा भाई, वो सारे कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब हमारे पास बात करो CCl3 में, CCl3 ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहां पे कार्बन पे, कार्बन आयन है, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। देखो इस केस में होता है, जनरली तुमने क्या कर रहे थे जनरली कि सराउंडिंग एटम से हमारे पास सेंट्रल एटम की बात कर रहे थे, यहां दूसरा हो जाता है, सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम होता है। गौर से समझना, कार्बन के पास लोन पेयर है, नेगेटिव मतलब लोन पेयर होगा, लोन पेयर है, और क्लोरीन के पास जो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन 3 क्लोरीन से कनेक्टेड होगा, 3 क्लोरीन से कनेक्ट होगा, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है तो इसको वैकेंट ऑर्बिटल्स में कंसीडर कर लेते हैं, सॉरी ये फुलफिल ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने माना, क्लोरीन के पास ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स, यहाँ पे जो लास्ट जो वैलेंट ऑर्बिटल का जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगा, हमारे पास 3s2 3p5 आएगा, 3d खाली है, 3d खाली है तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, ये हमारे पास लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो इस केस में क्या है कि कार्बन से क्लोरीन के बीच बनेगा, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का। CCl2 ये कार्बीन है,
कार्बिन, तो हमारे पास कार्बिन में क्या होता है कि दो बॉन्ड्स होंगे और एक लोन पेयर होगा। तो एक दो बॉन्ड है और एक लोन पेयर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड्स बनेगा, तो इस केस में जैसे कार्बन है, एक लोन पेयर होगा, और इसी चीज को कार्बन है, लोन पेयर है, क्लोरीन है। अच्छा, यहां से कार्बन से क्लोरीन के बीच बनेगा, क्लोरीन के से कार्बन के बीच, कार्बन से क्लोरीन के बीच, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है तो लोन पेयर देगा नहीं। इस केस में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट था, 3 बॉन्डिंग बना 6 और एक लोन पेयर था 8। इसके पास वाइकेंट ऑर्बिटल, ये क्लोरीन के पास भी हमारे पास है, और यहाँ पे इसके पास तो वाइकेंट ऑर्बिटल होगा, 2 ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसके पास हमारे पास ऑर्बिटल्स होगा, ऑर्बिटल होगा तो क्लोरीन से कार्बन के बीच इस केस में बनेगा। तो आपको याद रखना, कार्बन आयन जब क्लोरीन के साथ है तो कार्बन से क्लोरीन देगा, मगर जब हमारे पास कार्बिन है तो उस केस में क्लोरीन टू कार्बन बनता है। बैक बॉन्डिंग यहाँ पे भी सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड भी है। दूसरा देखना OCl2, ऑक्सीजन क्लोरीन, क्लोरीन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, क्लोरीन हमारे पास थर्ड पीरियड, तो इसके पास 3D वाइकेंट होगा, हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो उतना अच्छा होगा नहीं, मगर हमारे पास जब बात करेंगे कि बॉन्ड फॉर्म होगा कि नहीं होगा, बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा, वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? अब यहां से बात करेंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है तो वो बॉन्ड ऑर्डर को इफेक्ट करेगा, और बॉन्ड ऑर्डर को कैसे इफेक्ट करेगा उस चीज को समझेंगे। बॉन्ड ऑर्डर को कैसे इफेक्ट करेगा वो देखेंगे। देखना, अगर हमारे पास जितना ज्यादा बॉन्ड बढ़ेगा उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड बढ़ेगा उतना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 है मतलब सिंगल बॉन्डेड है, अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। यहां से समझना कि हमारे पास बैक बॉन्डिंग अफेक्ट बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर। यहां से देखो, अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो हमारे पास एक नया बॉन्ड्स बनेगा, और नया बॉन्ड्स बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इफेक्ट होगा। जैसे अब हमारे पास बोला हुआ है कि 2 चीज बोला है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, तीनों की बात कर लेते हैं, एक ही चीज है तो लिखा हुआ यहाँ पे बात करते हैं। जैसे देखो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, एक दिया हुआ है BF3 और एक लिखा हुआ है BF4। अब बोला हुआ है कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोरॉन और फ्लोरीन। तो यहाँ पे इन दोनों की बात किया हुआ है और लिखा हुआ है कंपेयर, BF4 माइनस बनेगा, सॉरी, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो भी सब एक दूसरे से लिंक ही है, सब एक दूसरे से क्या, अच्छा ये थोड़ा सा चल रहा है। चलो यहां से देखो, BF3 का अगर हम बनाएंगे तो बोरॉन होगा, फ्लोरीन होगा, हमारे पास फ्लोरीन होगा, ये फ्लोरीन होगा। इसका अगर हम बनाएंगे तो बोरॉन होगा, फ्लोरीन होगा, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब यहाँ देखो, अगर हमारे पास बैक बॉन्डिंग, दोनों में से बैक बॉन्डिंग किस पे अवेलेबल होगा हमारे पास, BF3 में, BF4 में होगा, क्योंकि BF4 के पास वाइकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर वाइकेंट ऑर्बिटल नहीं तो फिर हमारे पास बैक बॉन्डिंग का कोई मतलब है ही नहीं। तो अगर हमारे पास बैक बॉन्डिंग का कोई मतलब ही नहीं है तो इस केस में हमारे पास, अच्छा मेरा एक बार जस्ट एक सेकंड ना, विंडोज फ्रीज हो गया। तो यहां से देखना, हमारे पास BF3 के केस में बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट होगा तो यहां का लोन पेयर यहां से हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टार्ट कर देगा,
यही क्यों बना है, ये भी तो बनाना शुरू कर सकता है ना, ये भी बनाना कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारे पास बोरोन और फ्लोरीन का, वो एक बॉन्ड से ज़्यादा होगा और हमारे पास दो से कम होगा। दो से कम होगा क्योंकि कंप्लीटली पाई बॉन्ड नहीं बनेगा ना, ये भी बना सकता है, ये बना सकता है। तो एट ए टाइम 4 ऑर्बिटल है तो कोई एक बनाएगा, कोई एक बनाएगा तो वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर ये बनाया तो फिर ये नहीं बनाएगा, ये बनाया तो फिर ये दोनों नहीं बना पाएगा। तो यही चीज़ है। मगर यहाँ पे हमारे पास बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। अगर बैक बॉन्डिंग अगर नहीं हो रहा तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास सीधा इस केस में लिख सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 होगा। अब यहां से देखना, ये तुम्हें पहले से पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी होगा। और किसकी किसकी बात बंद करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां से देखना, हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आ गया, इसका कम आ गया। तो इन दोनों में से अगर हम बात करें, हाँ तो 2 से कम ही होगा ना। अच्छा उल्टा कर दिए हैं, इसको सुधारते हैं। बॉन्ड बोरोन और फ्लोरीन का हमारे पास 2 से कम होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है BF3 और हमारे पास BF4 में, यहाँ से क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। इन दोनों में बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास घटेगी हमारे पास, और क्या था, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटेगा। क्लियर। अब दूसरा बताना है आपको, इसी चीज़ को करते हैं। ये हमारे पास था एक बॉन्ड लेंथ अफेक्ट करेगा। दूसरा समझना, अगर हमारे पास दूसरा बात करें, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको उसमें बताना है, वही सेम कम कर रहा है, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोरोन एंड फ्लोरीन बॉन्ड। बोरोन और फ्लोरीन बॉन्ड्स को कंपेयर करना है। तो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है आपके पास BF3, फिर दिया हुआ है आपके पास BHF2, फिर आपके पास दिया हुआ है आपके पास BH2F2। ये 3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो फ्लोरीन इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 आएगा, सॉरी 4 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, 1 आएगा। आपको कंपेयर करना है बोरोन और फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, जिसकी भी बात करो। ये हमारे पास डिक्रीज करेगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। अगर हमारे पास BF3 की बात करेंगे तो बोरोन फ्लोरीन 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 होगा। इस केस में बात करेंगे तो बोरोन हमारे पास हाइड्रोजन, फ्लोरीन और फ्लोरीन होगा। और इस केस में बात करेंगे तो बोरोन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन होगा। अब यहाँ से देखो, क्या हमारे पास सिर्फ इस केस में एक ही बैक बॉन्डिंग होगा, इस केस में हमारे पास 2 बैक बॉन्डिंग होगा, और इस केस में हमारे पास तीनों फ्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग होगा। अगर तीनों के साथ होगा तो किसी एक के साथ बनने के चांसेस 1/3 होगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे तो 100% होगा। अगर जब 100% होगा तो बॉन्ड ऑर्डर इस केस में हमारे पास अप्रॉक्स 2 के बराबर आएगा, एक सिग्मा और एक पाई। यहाँ पे हमारे पास 2 से थोड़ा कम होगा, इसमें हमारे पास लगभग हमारे पास 1 के आसपास चला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास इसी तरह नॉर्मल अगर बात करें, जैसे यहाँ पे अगर हम इस केस में अगर हम बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे जो कंसिडर करोगे वो हमारे पास 1.5 के आसपास आ जाएगा, कि 1 में बनने का चांसेस है 1 था, 2 में अगर बन रहा है तो 0.5 आ जाएगा, अगर 3 में बन रहा है तो ये 1.33 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर अगर हमारे पास ये बढ़ रहा है तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जब इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास डिक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास डिक्रीज करेगा। और कुछ सॉरी
इंक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। क्या बात समझ में आया? क्लियर? तो हमेशा ऐसा कुछ है नहीं कि बॉन्ड जिसमें बैक बॉन्डिंग होगा उसमें हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसमें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थोड़ी होगा। हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करके आपको बताना है। अब दूसरी बात कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, अगर हमारे पास जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है वो सराउंडिंग से डोनर का हो रहा है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। सराउंडिंग एटम अगर हमारे पास डोनर है और हमारे पास सेंट्रल एटम एक्सेप्टर है, तो इस केस में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मगर सेंट्रल एटम अगर डोनर है और सराउंडिंग एटम अगर एक्सेप्टर है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आएगा। चले यहां से समझना। If central atom is donor atom, then donor atom in back bonding, then hybridization will change, then hybridization will change। और दूसरा बात, if surrounding atom is donor atom, अच्छा इतना का लिखा, donor atom in back bonding, then hybridization will not change। बी एन का बॉन्ड ऑर्डर, बी और एन का, बी एन का, अब तो बोरॉन हमारे पास ये तो एमओटी से चला जाएगा ना, तो ये हमारे पास, इसके पास कितना 5 इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन के पास कितना 7। तो नाइट्रोजन और हमारे पास बोरॉन को अगर ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कोई काम का होता ही नहीं है, तो हमारे पास बचा कितना 4। अगर 4 आ गया तो 4 में हमारे पास 6, तो 6 बॉन्डिंग में ही आ जाएगा, तो 4/2 2 बॉन्ड आएगा। तो फिलहाल जब बताते हैं उस समय उसी का क्वेश्चंस करो, ये डॉट सेशन में पूछ लिया करो। फिलहाल अभी यहाँ पे आते हैं। हमने क्या बोला कि अगर सेंट्रल आइटम अगर हमारे पास डोनर आइटम होगा बैक बॉन्डिंग में तो वो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास सराउंडिंग आइटम अगर डोनर आइटम होगा तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। इस चीज को समझना। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिया था BF3 का, तो BF3 में हमारे पास डोनर कौन था? BF3 में डोनर कौन है? फ्लोरीन ना, इसके पास लोन पेयर और ये एक्सेप्टर है। तो अगर ये डोनेट करेगा तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जो बनाएगा तो पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। तो अगर हमारे पास बैक बॉन्डिंग से पहले जो हमारे पास था, अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बैक बॉन्डिंग के बाद भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगा। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग लिए थे कार्बिन के केस में। देखो कार्बिन में हमारे पास यहाँ पे एक लोन पेयर होगा मगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा। 2 क्लोरीन हमने कंसिडर किया था, तो क्लोरीन के पास क्या है? ये डोनर आइटम है, क्लोरीन देगा। तो अगर क्लोरीन देगा तो क्लोरीन जब दे रहा है तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजेस नहीं। एक लोन पेयर था और इसके पास 2 बॉन्ड पेयर 2 सिग्मा। तो ये पहले अगर हमारे पास बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तब भी sp2 और बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व भी होगा तो भी sp2। तो जब सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन दे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। मगर अगर सराउंडिंग एटम्स को इलेक्ट्रॉन मिले सेंट्रल एटम से तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आएगा। जैसे इस चीज को कंसिडर करना, जैसे अगर हमने बात किया था, अगर ले लो NCl3 ले लो, तो नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन से 3 क्लोरीन लगा होगा और क्लोरीन के पास क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल। अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा, अब यहां से अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को,
सॉरी उल्टा उल्टा बोल दिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो क्लोरीन के एसओ डी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। अगर डी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा तो इसने एसओ ये लोन पेयर को चेंज किस में कर दिया, लोन पेयर जो था वो लोन पेयर चेंज हो गया किस में, पाई बॉन्डिंग में। पाई बॉन्डिंग में तो फिर लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन कुछ होगा ही नहीं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना दिया इसने, और 3 सिग्मा और लोन पेयर कुछ है ही नहीं, तो स्टेरिक नंबर सिर्फ 3 बचेगा, और 3 बचेगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 से ये किस में चेंज हो गया, sp2 में चेंज हो गया। तो जब हमारे पास सेंट्रल आइटम डोनर होगा तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। जैसे अगर यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन जब कर रहे थे तो यहाँ से देखना, हमारे पास जिसमें यहाँ पे pf3 नाइट्रोजन का, यहाँ पे फास्फोरस के पास लोन पेयर होगा, फ्लोरीन को देगा, तो पहले कैसा था बैक बॉन्डिंग से, sp3 लोन पेयर दे देगा तो sp2 हो जाएगा। देखो फिर यहाँ से OCl2 का भी बात कर लो, यहाँ पे 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था वो sp3 होना चाहिए था, मगर बैक बॉन्डिंग की वजह से कैसे हो जाएगा, sp2। तो जब भी बैक बॉन्डिंग हमारे पास एग्जिस्ट होगा तो यहां से याद रखना है कि अगर सेंट्रल एटम हमारे पास है, सेंट्रल एटम अगर डोनेट कर रहा है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, और सराउंडिंग एटम अगर डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम को तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। इतनी छोटी सी बातें याद रखनी है। दूसरा, हमारे पास जो बैक बॉन्डिंग अगर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका लेविस एसिडिक का स्ट्रेंथ होता है वो घटा देगा। समझना इस चीज को, जब बैक बॉन्डिंग होगा तो लेविस एसिडिक का स्ट्रेंथ घटेगा मॉलिक्यूल्स का। लेविस एसिडिक का कहने का मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, अगर उसको किसी से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घट जाएगी। अब यहां से देखना, लेविस बैक बॉन्डिंग decrease the Lewis acidic strength of back bonding decrease the Lewis acidic strength of molecule। इस चीज को थोड़ा सा समझना, इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ग्रुप 13 का हमने हालाइड्स ले लिया, जैसे अगर हमने ले लिया BF3, इसको मॉलिक्यूल से बना लेते हैं, BF3, उसके बाद एल्युमिनियम का आ जाएगा AlF3, उसके बाद बबीता अनीता गीता आ जाएगा हमारे पास GaF3, इनथैली INF3, TLF3। तो जो बैक बॉन्डिंग होता है, बैक बॉन्डिंग जो होगा वो लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों होता है, इसी चीज को थोड़ा सा समझेंगे। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में हमारे पास अगर बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर जाएगा तो कैसे इम्पैक्ट डालेगा उस चीज़ को समझेंगे। हमारे पास बैक बॉन्डिंग कौन से पीरियड के एलिमेंट्स के बीच हो रहा था, 2p और 2p का या 2p और 3p का। तो यहाँ पे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन देगा फ्लोरीन। ये 2p का था, ये 2p 3p का होगा। तो जैसे जैसे हमारे पास और अब यहाँ पे ऑप क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2p है और ये 4p आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 5p और 2p का होगा और यहाँ पे 6p और 2p का होगा। हमने बोला था कि हमारे पास 2p का होगा, 2p और 3p का ही बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व होता है। अगर हम माने कि ऐसा हो भी रहा है, बाकी में भी ऑब्जर्व होगा, तो ये हमारे पास टेंडेंसी कम हो जाएगा इधर। अगर टेंडेंसी कम हो जाएगा तो बैक बॉन्डिंग हमारे पास इसका स्ट्रेंथ बहुत कम होगा, ना के बराबर। और ना के बराबर मतलब ऑब्जर्व ही नहीं होता।
जैसे जैसे हमारे पास डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बैक बॉन्डिंग हमारे पास घटेगा, अगर घटेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो फ्लोरीन से हमारे पास टेल्यूनियम तक जाएगा नहीं, तो उसका ऑर्बिटल भरा नहीं रहेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग जब जिस केस में हमारे पास पॉसिबल है उस केस में अगर जब हम बैक बॉन्डिंग करवा रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है फ्लोरीन का या फिर ग्रुप 13 का जो एलिमेंट्स का होगा वो भर जाएगा। अगर भर जाएगा तो वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं तो लेविस एसिड जैसा एक्ट करेगा ही नहीं। अगर नहीं करेगा तो वही सेम चीज है, हमारे पास क्या हुआ, बैक बॉन्डिंग से बैक बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा हो रहा है वो उसका हमारे पास एसिडिक का स्ट्रेंथ घट रहा है। तो इस केस में सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो TlF3 होगा। तो यहां से अगर हम एक सीधा लिखना चाहें, हमारे पास यहां से यहां तक क्या हो रहा है, हमारे पास बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज, बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, और बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा तो हमारे पास जो बैक बॉन्डिंग अगर डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सेंट्रल एटम बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, और घटेगा तो लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो बैक बॉन्डिंग जब हो रहा है तो बैक बॉन्डिंग जब होगा तो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अगर सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मिलेगा तो फिर अगर इसको मिल ही जाएगा तो दूसरे से लेने की टेंडेंसी कम होगी, मगर डाउन द ग्रुप बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। बस इतना ही और बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो रहा है सेंट्रल एटम पे वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ये बैक बॉन्डिंग जो इन्वर्स लिखवाए हैं वो हम बात कर रहे हैं किससे, कि जब हमारे पास सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देगा, जब हमारे पास बैक जो बॉन्डिंग है वो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम जब सेंट्रल एटम को दे रहा है तब की बात करेंगे। क्लियर? क्या अगर उल्टा हो जाएगा तो फिर हमारे पास ये पहला तो इसी के केस में हमारे पास एसिडिक का स्ट्रेंथ की लेविस एसिडिक बात करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास अगर उल्टा हो जाएगा तो अगर पहला तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम ले रहा है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो ले रहा है ना, अगर कमी होगी तभी तो लेगा, तो तभी तो लेविस एसिड ऐसा एक्ट करेगा ना, सेंट्रल एटम खाली है। अगर उल्टा कर दोगे तो उल्टा, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और उल्टा से देना चाहोगे तो पॉसिबल ही नहीं ना। तो लेविस जो एसिड की बात करते हैं, जब सराउंडिंग से सेंट्रल एटम सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो सराउंडिंग के पास सेंट्रल एटम अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, मतलब वो लेविस एसिड का हमारे पास कंटेंडर है। तो इस केस में जो डाउन द ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऐसे अब अगर हमारे पास ग्रुप में अगर चले जाएं, ग्रुप में अगर हम मूव करें, जैसे अगर हमारे पास ये तो पीरियड का हो गया, ग्रुप का हो गया, पीरियड में मूव करें तो अगर पीरियड में मूव करेंगे तो यहां से देखो, अगर एक हम क्वेश्चंस करते हैं AlCl3, दूसरा है SiCl4 और हमारे पास एक चौथा आ जाएगा PCl5। अब इसमें हमारे पास बात करनी है कि किसका लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है, अब बताओ कि लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा। पहला तो किसी में बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व नहीं होगा, मगर जो ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं वो बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि दोनों थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है। अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है तो यहाँ से बताओ किसका हो, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, मगर आंसर उसी के बेसिस पे आता है, या नहीं उसके आंसर उसका बेसिस पे नहीं आएगा। बैक बॉन्डिंग अगर इसमें भी करवा दोगे, इसमें कर, यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग आएगा वो तुम बैक, यहाँ पे जो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड कर जाएगा, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा लेविस एसिड एक्ट करेगा।
तो दूसरा ये भी लिख सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। PCl5 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या ज़्यादा है? क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इस पे +3, इस पे 4 और इस पे +5। तो जितना ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर उतना जितना ज़्यादा चार्ज या जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास? इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? अब यहां से एक और कंडीशन है हमारे पास, एक बोलते हैं हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, या फिर एक छोटा सा है और बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास बैक बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोलिसिस को भी इम्पैक्ट करता है। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल्स का अगर हाइड्रोलिसिस करवाना है, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर का एडिशन, तो वाटर का एडिशन या फिर हमारे वाटर ऐड होगा, तो वाटर ऐड किस पे होना चाहेगा? जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, क्योंकि वाटर जब ऐड होगा तो वाटर ऐड करता है न्यूक्लियोफाइल जैसा। अगर वाटर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि बताया है हाइड्रोलिसिस का करने मतलब सॉल्वेंट भी वाटर और न्यूक्लियोफाइल भी वाटर, तो अगर वाटर न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा तो वाटर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। तो अगर हमारे पास यहां से दूसरा बात है हाइड्रोलिसिस of molecule is inversely proportional to back bonding। हमारे पास जो हाइड्रोलिसिस होगा वो मॉलिक्यूल्स का बैक बॉन्डिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना। जैसे अगर हमारे पास बी या फिर ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट्स ले रहे हैं, अब उसको हम लिख रहे हैं AX3, ये A क्या है? ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है। और यहाँ पे भी ग्रुप 13 में भी बोल रहे हैं कि AF3 की बात कर रहे हैं, द फ्लोराइड का है। बोरॉन का फ्लोराइड होगा, सबका फ्लोराइड होगा। अब हमारे पास यहाँ से अगर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस में हमारे पास क्या होता है? वाटर के साथ रिएक्शंस होगा H2O, तो ये जो मॉलिक्यूल्स बनाएगा वो बनाता है AlOH का होल थ्राइस प्लस HF3, ये 3 मॉलिक्यूल्स जनरेट करेगा। अब देखो रिएक्शंस कैसे होता है वो समझना कि अगर हमारे पास जो है अगर ये ग्रुप 13 का एक एलिमेंट्स है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो यहाँ पे एक वाइकेंट ऑर्बिटल होगा। अब इस वाइकेंट ऑर्बिटल्स में हमारे पास क्या होता है? वाटर अटैक करता है। वाटर न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेगा ना, ये न्यूक्लियोफाइल जैसा। हाइड्रोलिसिस का मतलब वही होता है कि वाटर न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट दोनों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब वाटर 3 बॉन्ड्स बनाता नहीं है, जब इसके साथ अटैक करेगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड्स बनेगा वो ये बनेगा AF और ये F, यहाँ पे OH और H आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से होगा क्या कि ये बॉन्ड हमारे पास टूट जाएगा। अगर 3 बॉन्ड इंटैक्ट कर रखना है तो F को भी हटा दो, तो यहाँ से हमारे पास F को भी हटा दिए, तो यहाँ से क्या बना? हमारे पास F2OH आ जाएगा और प्लस HF निकलेगा। फिर हमारे पास मॉलिक्यूल्स में रिएक्शंस होगा वाटर का, फिर ये 2 फ्लोरीन निकल जाएगा, तो यही मॉलिक्यूल जनरेट होगा। अब यहाँ से समझना कि ये जो वाटर जो अगर अटैक कर रहा है तो ये वाइकेंट ऑर्बिटल में अटैक कर रहा है, तो वाइकेंट ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। तो अब यहाँ से समझना हमारे पास अगर हमारे पास BF3 की बात कर रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, बार बार यही यूज़ करते हैं। हमारे पास BF3 अगर यूज़ कर रहे हैं और BF3 है हमारे पास बबीता, अनीता, गीता, इन, थैली,
चलिए यहाँ से बात करेंगे। अब देखो यहाँ से बैक बॉन्डिंग हमारे पास इन दोनों के केस में ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे 2p 2p, यहाँ पे 2p 3p का, यहाँ पे हमारे पास 2p 4p का, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा 2p 2p में होगा। अगर 2p 2p में होगा तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो भरा हुआ होगा बैक बॉन्डिंग से, इनमें बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व नहीं होगा तो उनका खाली होगा। और जितना ज़्यादा हमारे पास डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वैकेंट, उतना कम बैक बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम मूव करें लेफ्ट से, अगर हम राइट मूव करते हैं तो बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हमारे पास बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज होगा तो हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल जो होगा, वैकेंट ऑर्बिटल्स वो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे, वो बढ़ेगा। वैकेंट ऑर्बिटल वाल कर लो या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर लें, डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा, तभी तो वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट होगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल अगर जनरेट हुआ तो वैकेंट ऑर्बिटल में ही वाटर अटैक कर पाता है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल में वाटर अटैक कर पाएगा तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस होगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल इधर बढ़ेगा तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। बात समझ में आया? तो किसी भी ग्रुप में हमारे पास अगर जो हाइड्रोलिसिस होता है, अगर बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व होता है, डाउन द ग्रुप हमारे पास बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो वही रीजन, क्योंकि बैक बॉन्डिंग कम हो रहा है। बैक बॉन्डिंग कम हो रहा है तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो वाटर उसमें डायरेक्टली अटैक कर पाता है, तो हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। तो हमारे पास यहाँ से लिख सकते हैं डाउन द ग्रुप हमारे पास हाइड्रोलिसिस जो होता है इंक्रीज होता है मोस्ट ऑफ द सब में, लगभग सब में अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ से लिख सकते हो जनरली हाइड्रोलिसिस डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। अगर किसी में अगर नहीं होता, जैसे CH4 की बात करो उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होता, मगर जब बात करेंगे नीचे वाले में तो बैक हमारे पास कोई उसमें भी बैक बॉन्डिंग नहीं होता, मगर उसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स हमारे पास खाली होते हैं। CH4 के पास 4 ही ऑर्बिटल, चारों का चारों बॉन्ड बना लिया, कोई खाली नहीं, तो वाटर अटैक ही नहीं पार कर पाता। तो इसीलिए कार्बन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, कार्बन के कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, उसके नीचे वालों का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो हाइड्रोलिसिस के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्लियर इतनी बात है? तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रिज बॉन्डिंग।